मतलब पंजे पर भरोसा नहीं है? क्या बात कर रहे हैं, पंजे पे तो भरोसा है ही, तभी तो हाथ पकड़ के चल रहे हैं आगे। नहीं तो प्रत्याशी के जो चुनाव चिन्ह है वो तो सब साइकिल है। ये तो हमने रणनीति के तहत किया हुआ है। इसमें एक बात ये बताइए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का स्टैंड रहता है कि ईवीएम में गड़बड़ी, और आप कह रही हैं कि उनकी अंदरूनी राजनीति जिम्मेदार है। इसका मतलब आप ईवीएम को क्लीन चिट दे रही हैं। 40 सीटें कैसे ज्यादा है वो डिफरेंट चर्चा हो जाएगी। आपसे नायडू को थ्रेट दिया, नीतीश को थ्रेट दिया, ये तो थ्रेट दे करके तब बैसाखी बनाई हुई है ना। 1996 अगर आपको भाजपा कोई एक अच्छा काम बताइए जो आपको अच्छा लगता हो, कोई एक काम भाजपा का। ये बड़ी विडंबना है, एक कोई अच्छा काम किए हो तब तो बताऊं ना, मैं खोज रही हूँ। नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी 2027 में मुख्यमंत्री। अखिलेश यादव जी तो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, वो सांसद बने हैं। हाँ, आप उनके सपने में जाते हैं क्या? सपना शेयर करते हैं उनके साथ में? तो भाई सांसद इसलिए तो बने। दोस्तों नमस्कार, आलोक त्रिपाठी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा के बाद यहाँ की राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं और 9 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी लड़ने जा रहे हैं। ऐसा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य पर और अदर सिनेरियोज पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी। आपका स्वागत है। आपको पहले नमस्कार और आपके सारे व्यूअर्स को भी मेरा नमस्कार जी। सबसे पहला सवाल, आपने कांग्रेस का पत्ता गोल कर दिया, ये कहाँ से? अभी तो आपने कहा कि 9 सीटों पर इंडिया अलायंस चुनाव लड़ रहा है और समाजवादी पार्टी के सिंबल पे लड़ रहा है, तो हमने कहा पत्ता। अगर हम पत्ता गुल किए होते तो आप कह रहे होते समाजवादी पार्टी जो है चुनाव लड़ रही है 9 सीटों पे और कांग्रेस यहाँ पे नहीं लड़ रही है। देखिए, इंडिया अलायंस मिल करके चुनाव लड़ रहा है 9 सीटों पर यहाँ पर भी, और जो महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर भी इंडिया अलायंस मजबूती के साथ में चुनाव लड़ रहा है। और हम जो है ये कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रही है 9 सीटों पे, उसमें सिर्फ साइकिल सिंबल रहेगा, प्रत्याशी सारे के सारे इंडिया अलायंस के हैं। मतलब पंजे पर भरोसा नहीं है? क्या बात कर रहे हैं, पंजे पे तो भरोसा है ही, तभी तो हाथ पकड़ के चल रहे हैं आगे। नहीं तो प्रत्याशी के जो चुनाव चिन्ह है वो तो सब साइकिल है। ये तो हमने रणनीति के तहत किया हुआ है ना। ये डिपेंड करता है कि अगर शीर्ष नेतृत्व हमारा डिसाइड करता है कि रणनीति ये अपनाई जाएगी कि प्रत्याशी रहेंगे हमारे जो है। आप देखेंगे जो खैर के प्रत्याशी हैं वो कांग्रेस की, अगर लड़ रही होती, अगर कांग्रेस उस सीट पर लड़ रही होती तो वो कांग्रेस के प्रत्याशी होती, पर क्योंकि सिंबल हमारा है तो वो साइकिल के प्रत्याशी हो जा रही हैं, इंडिया अलायंस के प्रत्याशी कह सकते हैं आप ऑल टुगेदर। अच्छा, कुछ चुनावी रणनीतिकार ये बता रहे हैं कि हरियाणा में जो कांग्रेस ने गलती की उसके गिल्ट के रूप में राहुल गांधी ने कहा कि भाई सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़े। नहीं, गलती कहाँ की? है? नहीं, गलती नहीं की। जो है आपने देखा होगा कि जो उनका मंथन किया गया, जो उन्होंने चुनाव परिणाम पे विचार किया, कि पहली बात तो उनके वोट प्रतिशत घटे नहीं है, बढ़े हैं और भाजपा से ज्यादा ही हैं। दूसरी बात यह है कि आपको पता है कि लगभग 10 से 12 सीटें ऐसी रही है जहाँ पे 500 या 1000 जो है वोटों की मार्जिन रही है। एक सीट तो ऐसी रही है जहाँ पे 32 वोटों की मार्जिन रही है। तो उनका जो मंथन निकल करके आया, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो ये है कि जो उनके लोकल नेता थे, जो वहाँ के क्षेत्रीय नेता थे, उन्होंने कहीं ना कहीं शायद अपने स्वार्थ को थोड़ा आगे रखा और पार्टी थोड़ा उसमें पीछे हो गई। पर इंडिया अलायंस में, मतलब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में, घटक दलों में कोई जो है इस तरीके की खींच जाने ऐसा कुछ नहीं था। हम उस वक्त बिल्कुल उनके साथ में थे और उन्होंने तब भी कहा था कि हम इंडिया अलायंस के साथ में रह करके हरियाणा में चुनाव लड़ रहे हैं, हम कोई प्रत्याशी नहीं लड़ाएंगे। आपने 2 बातें कही। पहली बात तो ये कहा कि उनके इंटरनल सर्वे में ये सामने आया कि उनके अंदरूनी जो लड़ाई झगड़े जो होते हैं वो थोड़ा सा खींचता उनके यहाँ पे थी। और दूसरी चीज ये बता रही हैं आप कि यहाँ पे आपका गठबंधन है। और इसमें एक बात ये बताइए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का स्टैंड रहता है कि ईवीएम में गड़बड़ी, और आप कह रही हैं कि उनकी अंदरूनी राजनीति जिम्मेदार है। इसका मतलब आप ईवीएम को क्लीन चिट दे रही हैं? नहीं, ईवीएम को मैं क्लीन चिट नहीं दे रही हूँ। मैं ये बता रही हूँ कि जो उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट रहा, अगर आप मार्जिन, मैंने जितनी बार भी मुझसे सवाल पूछा होगा, आपने भी मुझसे सवाल पूछा होगा, तो भी हम कहते हैं कि हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं है। अनटिल अनलेस जब तक भाजपा उसको जो है चला रही है, भाजपा की गवर्नमेंट है। आपको पता होगा जीवीएल जी ने एक पूरा बुक लिखी हुई है, उस पर इन्हीं के जो है नेता थे। जो आडवाणी जी ने ईवीएम पे प्रश्न उठाया था, समय से समय पे प्रश्न तो उठता रहा है। तो हमें उनका जो स्टेटमेंट है मैं वो बता रही हूँ। और साथ में उन्होंने ये भी तो कहा कि अगर वोटिंग के बाद में जब वोट काउंटिंग होने के लिए जाती है और काउंटिंग होते वक्त आपको 99% जो है चार्ज मिलती है ईवीएम, तो प्रश्न तो उठता है, लाजमी है कि जब वो एक बार शुरू करके बैठ गई है। आयोग ने क्लैरिफाई किया कि वहाँ उसकी बैटरी जो क्लियरिफिकेशन तो आप ऐसे देख लिया, इलेक्शन कमीशन ने दिया हुआ है। मिल्कीपुर में चुनाव नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे जो है कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है मामला, और वहीं सीसामऊ में होगा। सीसामऊ में तो पेंडिंग चल रहा था मामला, लेकिन नहीं, मिल्कीपुर में नहीं होगा, सीसामऊ में होगा। तो ये तो डिफरेंस आता है ना। तो जब इस तरीके की डिफरेंस दिखेगी तो विपक्ष तो सवाल पूछेगा ही। हमारी जिम्मेदारी इसी चीज की मिली हुई कि हम सवाल पूछें, तो हम सवाल पूछते हैं। जहाँ पे प्रश्नवाचक क्रिया होगी तो हम प्रश्न करेंगे। अच्छा, भाजपा में योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 9 में 9 सीटें जीतने जा रहे हैं।
अखिलेश यादव कह रहे हैं 9 जीतने जा रहे हैं, क्या लग रहा है? वो तो 543 में 600 सीटें भी तो ला रहे थे। 2024 के चुनाव में भाजपा, मैं वही कहती थी कि ये 543 में 600 सीटें ला रहे हैं और क्या लेकर के आए हैं। तो आप भी देख रहे हैं जनता जो है अपने मुद्दों पर वोट करती है। ये कहना बेईमानी हो जाती है। मैं हमेशा कहती हूँ, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो है एनडीए अलायंस हो, कोई भी जनता को अपमान ना करे। जनता अपने मुद्दों पर वोट करती है। वो अलग बात होती है कि आप कहते हैं कि जनता को गुमराह किया, कि जनता को कोई गुमराह नहीं कर सकता। जनता ने अगर हमें नकारा, हमारी कमी, अगर आपको नकारा है तो आपकी कमी है। मतलब जनता अगर 3 बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में चुन रही है, इसका मतलब मोदी का काम तो जबरदस्ती प्रधानमंती बने हैं। 240 सीटें सबसे ज्यादा है। नायडू को थ्रेट दिया हुआ है, वो अलग बात है। 40 ज्यादा है, 40 सीटें कैसे ज्यादा है वो डिफरेंट चर्चा हो जाएगी। अब से नायडू को थ्रेट दिया, नीतीश को थ्रेट दिया, ये तो थ्रेट दे करके तब बैसाखी बनाई हुई है ना। 1996 के बाद से आप बताइए, 1996 छोड़िए, 1984 में राजीव गांधी की जो 400 सीटें आई थी, उसके बाद से आप बताइए क्या किसी एक दल की कभी सरकार बनी है? किसी एक दल की मेजोरिटी पर, भाजपा को छोड़ दिया जाए, अगर 2014 और 19 छोड़ दिया जाए, अगर 240 सीट भाजपा लेके आ रही है और आप ये कह रहे हैं कि जनता को आप गुमराह नहीं कर सकते, फिर आप ये भी कह रहे हैं कि ईवीएम पे सवाल भी है। हाँ बिल्कुल, आप पहले क्लैरिफाई कर लीजिए कि आप ईवीएम पे सवाल करना चाहती हैं कि नहीं। अगर ईवीएम पे सवाल है तो क्या जनता गुमराह नहीं है? नहीं, ईवीएम पे मेरा सवाल है, जनता नहीं गुमराह है। तो जनता सही वोट कर रही है? वोट तो जनता सही कर रही है। जनता मुद्दों में नहीं बह रही है इनके? नहीं, जनता नहीं बह रही। आपको क्या लगता है जो अभ्यर्थी अभी जा रहे थे यूपीपीएससी का एग्जाम देने के लिए, नवंबर में उनको एग्जाम देना था, मेरी बहन भी आने वाली थी, उसकी टिकट हो रखी थी, 23 तारीख को यहाँ पे रहती वो 23 अक्टूबर को एग्जाम कैंसिल कर दिया। हाँ, कैंसिल कर दिया गया। वो तख्तियां पकड़ करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर जो है अभ्यर्थी एग्जाम देता है और उसके बाद में फिर वो अपने भर्ती के लिए प्रोटेस्ट कर रहा था, 19,000 की भर्ती हो चाहे, और ये मीटिंग बुलाते हैं 24 घंटे में निस्तारण होगा, सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, जाओ। ये तो बस बुला करके कैबिनेट मीटिंग कर लेते हैं। तो जनता तो अपने मुद्दे पे प्रिसाइज है। परेशानी ये है कि जो तंत्र, आपने सुप्रीम कोर्ट का भी देखा था वर्डिक्ट, उन्होंने सीबीआई को कहा कि आप पिंजरे के तोता हो। आपने चंडीगढ़ में देखा ही था किस तरीके से तो ये भी कह रहा है कि हम जो है राम मंदिर का फैसला लेने से पहले मंदिर राम के शरण में गए थे। ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सीजीआई तो सीजीआई की अपनी आस्था है। अगर सीजीआई जो है आस्था के आधार पर फैसले थोड़ी होते हैं, संविधान के आधार पर होते हैं। नहीं, सीजीआई ये कह रहे हैं कि हम जो है फैसला देने से पहले राम जी के शरण में गए थे, मतलब ईश्वर को माना था उन्होंने। अगर वो सब मुस्लिम होते तो भी अगर राम मंदिर का फैसला देते कि राम मंदिर बने, तो वो कहते हैं कि मैं, उनका स्टेटमेंट ये था जी, उनका जो पूरा स्टेटमेंट था कि जब आपको किसी फैसले में कंफ्यूजन हो, जब आप किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाए कि मतलब क्या रास्ता निकले, तो आप भगवान के शरण में जाते हैं, भगवान रास्ता निकालते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। ये पुणे में उन्होंने अपने गांव में कहा है जी। तो भगवान के शरण में गए, भगवान ने उनको रास्ता बताया तो कि हम अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए कि भगवान उनके सपने में आए और कहें कि मुसलमानों को इस देश से बाहर कर दो, दलितों को इस देश से बाहर कर दो, तो क्या बाहर कर देना चाहिए? क्या ये देश, इस देश का जो तंत्र है वो संविधान से चलता है या फिर आपकी निजी आस्था से चलता है? देखिए, खैर विषयांतर है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा। मैं आपकी प्रश्न को भी समझ गई और क्या आंसर आप चाहते हो वो भी। तो देखिए, सीजीआई का ये अपना आस्था है। अगर हम भी हैं, आप भी हैं, मैं रोज डिबेट करूं, मैं रोज कार्य कर रही हूँ, तो हो सकता है कि मैं हताश होंगी, तो मैं हिंदू हूँ तो मैं ईश्वर के पास ही जाऊंगी। अगर मैं मुस्लिम रहूंगी तो हो सकता है कि मैं मस्जिद मक्का नहीं जाऊँ, ठीक है, अल्लाह के पास। लेकिन आपका ऐसा कोई फैसला वो सोसाइटली इम्पैक्ट नहीं करेगा। ये हो सकता है कि ये, हाँ बिल्कुल नहीं करेगा। अगर मैं नहीं, अगर सीजीआई ने जो है ऑर्डर पास, जो राम मंदिर का फैसला, ऐसा तो है नहीं कि जो अकेले चंद्रचूड़ जी ने दे दिया, वो था कि बैठे उन्होंने दे दिया, ऑब्वियसली बात है ना कि पैनल था। वो अलग बात है कि उनको अपना समझने में उनको परेशानी आई, तो ये बहुत स्ट्रेसफुल रहा होगा, समझ सकते हैं। गवर्नर बनना चाहते हैं? हाँ, कौन बनना चाहते हो, अच्छी बात है, इसमें मैं नहीं जाऊंगी कि बनना चाहते हैं। चलिए एक बात ये बताइए जी, बहराइच में दंगे हुए जी, और उसमें तथाकथित एक हिंदू युवक की हत्या कर दी गई, और उन दंगों के बाद बहुत सारे अखबारों ने ये लिखा कि इसमें समाजवादी पार्टी का हाथ था। बहुत सारे ये लिख रहे हैं कि एक भाजपा के वहां के खुद के विधायक हैं जिन्होंने भाजपा नेताओं के खिलाफ FIR कर दिया। जी बिल्कुल। क्या स्थिति है बहराइच के बारे में? क्या स्थिति, क्या वाकई में दंगे किस पार्टी ने करवाए और क्यों करवाए? देखिए, दंगों का जो मैं आपको बता दूं, और चुनाव का क्या संबंध है? ये जब 2024 का चुनाव होने वाला था, तो इससे ये जो उत्तर प्रदेश की जो अंदरूनी रणनीति चल रही थी, राजनीति चल रही थी, तो वहाँ ये पता चल रहा था कि भाजपा जो है धरातल से उखड़ चुकी है। जनता जो है इनको नहीं पसंद कर रही उत्तर प्रदेश में। और ये तभी से मैं कई सारे लोगों से हमारी डिस्कशन चलती थी ऑफिस वगैरह, तभी से ये सुनने में आ रहा होता था कि ये मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम राइट्स हो सकता है। और ये कोशिश करते रहे, भाजपा करती रही, ठीक है, भाजपा कोशिश करती रही, बयानबाजियां होती रही, लेकिन दंगे नहीं हो पाए। उसके बाद में क्या, 2024 का इलेक्शन हो गया, परिणाम आ गया,
तो परिणाम इनको लगा कि ये तो वाकई जो प्रयास करे थे इनको करना चाहिए था, शायद ये परिणाम विपरीत आते। तो 2024 के बाद अगर उठा करके आप देखेंगे, इतने सालों से कांवड़ यात्रा चल रही है, कभी जो है ऐसे मुस्लिम लोग कावड़ियों की सेवा किया करते थे, कभी इस तरीके की मामला नहीं आया कि इन्हें नाम लिखना है कि क्या हो रहा है, लेकिन ये लाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया, तब जाकर के रुका। और इसी तरीके से आप उठा करके देखेंगे तो इनका लगातार चल रहा था, कैसे भी कर करके जो है, अब जैसे कहीं पे थूक मिलाता हूँ, क्राइम किया है ना, वो क्रिमिनल है। आपका फेलियर है कि आपका जो फूड सिक्योरिटी है, फूड सेफ्टी है, जिसको देखना चाहिए वो नहीं देख पाया हुआ है, वो फेल हो गया हुआ। वहां पे आप कह रहे हैं कि नहीं अब नाम लिखा जाएगा, नाम लिखने से क्या फूड की जो है क्वालिटी बढ़ जाएगी या फिर वहां पे जो है ये चीजें बंद हो जाएंगी? ये तो आपको पता होगा, कम से कम 300 से ज्यादा सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं अगर आपको ढाबा खोलना है। कोई अच्छा काम बताइए जो आपको अच्छा लगता हो, कोई एक काम। ये बड़ी विडंबना है, कोई अच्छा काम किए हो तब तो बताऊं ना, मैं खोज रही हूँ कोई अच्छा काम किए हैं कि नहीं किए हैं। मैंने भाजपा मैं सोच रही हूँ किसी और स्टेट में ही मिल जाए, या फिर विडंबना ये है ना कि मतलब भाजपा की बार बार सरकार रिपीट क्यों हो जाती है? अगर उनका काम एकदम जीरो है तो नरेंद्र मोदी सरकार तो 2 बार मेजोरिटी के साथ है, बिल्कुल 2 बार मेजोरिटी, तीसरी बार भी लगभग ये सबसे बड़े। मैं आपको बता देती हूँ ना, पहला जो इनका पहला 2014 में आने का कारण था, 2014 में मैंने फर्स्ट वोट किया था और ऑब्वियसली उस वक्त जो है भाजपा को ही वोट किया था, क्योंकि मैं बता रहा हूँ मैंने क्यों वोट किया था भाजपा को। तो मेरा 2014 में पहला वोट था और तो जो है क्या हुआ कि आपके जो है उस समय हो रहा था कि नहीं, ये जो कांग्रेस की सरकार है, उत्तर प्रदेश लेना देना नहीं, किसी को ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी से कोई ताल्लुक मतलब की परेशानी थी, नहीं। उस वक्त ये था कि जो मैं बता रही हूँ कि जो मैं 18 साल की थी, मैंने पहला वोट दिया था, तो मेरे घर से जो फोन आया था, मेरे चाचा वगैरह फोन आए थे कि अभी जो है सेंटर में गवर्नमेंट चेंज करनी है, क्योंकि गवर्नमेंट लगातार 10 साल हो जाती है तो वो आपके मुद्दों को नहीं सुनती है। तो कांग्रेस में करप्शन बहुत हो रहा है। हाँ, करप्शन बहुत हो रहा हुआ था। अन्ना हजारे जी का प्रोटेस्ट चल रहा था, आपको पता है कि सारे छात्रों ने जो है उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो जो 2014 का चुनाव हुआ था वो ऐसे चुनाव हुआ था, कांग्रेस वर्सेस जो है भाजपा हुआ था पूरे देश में। वहां पे रीजनल पार्टी जो समाजवादी पार्टी हो गई, इन सबको जो है ऐसा नहीं कि इनको नापसंद करने लगे थे, उनको था कि अगर केंद्र में हमें बदलना होगा तो यहाँ बदलना पड़ेगा। तो ये वहां पे बदलाव आया था, जो फैक्ट की बात है। उसके बाद में जब बदलाव आया, अन्ना हजारे तो मुद्दे के आधार पे जनता उनको ये देख रही थी कि वो निराकरण करेंगे। अन्ना हजारे इतना लंबा चौड़ा प्रोटेस्ट किए, अब लोगों को लग रहा है कि अब तो जो है सोनम वांगचुक जी को प्रोटेस्ट भी करने नहीं दिया जा रहा है। तो कई लोग तो ये भी कहते हैं अन्ना हजारे वाज प्लांटेड बाय आरएसएस। हो सकता है, क्योंकि उस समय क्या था, लोकतंत्र कितना खूबसूरत था कि अन्ना हजारे के प्रोटेस्ट से ये कांग्रेस को पता था कि उनकी सरकार गिर जाएगी, और फिर भी रामलीला मैदान में वो परमिशन दे देते हैं कि आप प्रोटेस्ट करिए। और यहाँ पे इस सरकार को पता है कि प्रोटेस्ट से सरकार गिर जाएगी, तो किसानों को रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट करने का परमिशन नहीं देते, और सोनम वांगचुक जी को जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने का परमिशन नहीं देते। ये तो जब सरकार बदली तब समझ में आ रहा है ना लोगों को। अब जनता को भी समझ में आ रहा है कि भाई ये कैसे सरकार है, प्रोटेस्ट करने का ही परमिशन नहीं दे रही, जो कि और ये इग्नोरेंट जो हमारी जनता है, जो जहाँ तक ग्रामीण की बात कर रही हूँ मैं, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं पहुँच पाते, उनको पता ही नहीं चल रहा कि सरकार तो प्रोटेस्ट करने का मौका ही नहीं दे रही है, इसीलिए कोई प्रोटेस्ट उस तरीके से दिख नहीं पा रहा है। वरना आपको लगता है कि सोनम वांगचुक जी जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे तो पता नहीं चलता क्या? किसान जो वाघा बॉर्डर पे कर रहे थे वो अगर रामलीला मैदान में कर रहे होते पता नहीं चलता क्या? पर ये पता ही नहीं चला। मुझे आपने कहा ना कि एक अच्छा कार्य बताइए, आप बता सकते हैं क्या? मतलब रेफरेंस के लिए दीजिए, मैं कुछ सोचूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे काम बता सकता हूँ। बताइए। डिजिटल इंडिया है, आप आराम से पैसा पेमेंट कर ले रहे हैं, पहले आप फिजिकली पैसा लेके चलते क्या बात कर रहे, तो लाइट्स वगैरह बेहतर हो गई हैं। इनके विधायक के गाड़ी में 5 करोड़ कैश क्यों मिला? तो शिंदे के हमारे पास नहीं है, आपके पास नहीं है, जनता के पास नहीं है। ये तो झारखंड में कैश मिलेगा। झारखंड में एक नेता, कांग्रेस के नेता के यहाँ तो 200 करोड़ कैश मिला, उसको क्या करेंगे आप? तो वो जस्टिफाई किया उन्होंने, अभी तो जस्टिफाई नहीं कर पाए 5 करोड़ का। अगर कैश 200 करोड़ भी नहीं कर पाए अभी। ये तो इंडिविजुअल मामला है, कोई नेता इसके बाद पैसा पकड़ा जाए। नहीं, मैं नहीं मानती। डिजिटल इंडिया देखिए 5G तो लेके नहीं आया ना, वो तो टेक्नोलॉजी है। मैं कहती हूँ जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं आप उसका भी श्रेय लेंगे क्या? अब मैं रिसर्च कर रही हूँ, ठीक है, रिसर्च कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो डेवलप करेंगे ही करेंगे। जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होती है विद द टाइम, विद द ड्यूरेशन, विद द वर्किंग ऑफ साइंटिस्ट, आपको पता ही नहीं कितने साइंटिस्ट कहाँ पे कर रहे हैं। जानकारी दूं, यूपीआई को सैंक्शन किया था मनमोहन सरकार ने, 2012 में कमिटी गठित हुई थी और उस कमिटी ने कहा था कि 2014 में आप हमको रिपोर्ट दीजिए, और 2014 अप्रैल में चुनाव के जस्ट पहले उस कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, और 2016 में जाके यूपीआई मेरे को मिस हो गया हुआ था। और मुझे ये पता है कि इनके बहुत सारे जो है पहले करे हैं, लेकिन और जो आधार कार्ड का जो पूरी एजेंसी है उसका नाम मैं मिस कर रहा हूँ, हाँ, उसको भी कांग्रेस गवर्नमेंट गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी वाज द फर्स्ट पर्सन हु अपोज्ड
वो हाईली कंडेम दिस अप्रोच। हाँ, ये और उन्होंने कहा कि आधार कार्ड जैसी चीज नहीं होनी चाहिए क्योंकि राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है। नरेंद्र मोदी का वीडियो भी आज हाँ, इन्होंने नरेगा का भी प्रोटेस्ट किया था सबसे बढ़ करके, जो अभी नरेगा चलता है, जो भिखारियों का अड्डा है, भिखारियों का अड्डा है। हाँ, मोदी बिल्कुल। अच्छा, ये तो खैर ठीक है कि इनका जो भी एजेंडा। उपचुनाव 9 सीटों पर हो रहे हैं और उपचुनाव के बाद 2027 में चुनाव होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और ये बहुत क्रूशियल चुनाव होंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो अगर देश के हिसाब से देखा जाए तो 5वां सबसे बड़ा देश है पूरी दुनिया में, अगर देश के हिसाब से देखा जाए। और चूंकि भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार और बंगाल के बाद तीसरा स्थान इस राज्य का है। लेकिन इंडस्ट्रीज की स्थिति देख लीजिए, क्योंकि माइग्रेशन यहाँ बहुत ज्यादा है, लोग बाहर कमाने जाते हैं, मुंबई जाते हैं, पंजाब जाते हैं, कोलकाता जाते हैं, ये एक मुद्दा है। और कुछ और मुद्दे हैं, जैसे पढ़ाई लिखाई का भी मुद्दा है। आजकल लोग दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं, दिल्ली जाते हैं पढ़ने, अदर स्टेट में जाते हैं, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज की कमी है, अच्छे मेडिकल हॉस्पिटल्स की कमी है, इसलिए 27 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 27 को चुनाव में आप किसको मुख्यमंत्री बनते देखती हैं, देखना चाहती हैं, तो आप तो अपने पार्टी को चाहेंगे, लेकिन तो क्या संभावनाएं हैं? नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी 2027 में मुख्यमंत्री। अखिलेश यादव जी तो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, वो सांसद बने हैं। हाँ, आप उनके सपने में जाते हैं क्या? सपना शेयर करते हैं उनके साथ में? तो भाई सांसद इसलिए तो बने कि उनको केंद्र की राजनीति करनी है। नहीं, सांसद इसलिए बने ताकि अपने लोगों के हक की आवाज उठा सके केंद्र में जाकर के। हमारे जो ऐसा तो है नहीं, आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में अभी भले भाजपा की सरकार है, पर सड़कें जितनी भी बनी हुई हैं, आपको पता है कि सड़कें आज तो बन नहीं जाती है। वो पहले कभी उसका डिजाइन बना हुआ था, हमारी सरकार में पारित हुए फंड वगैरह जो है सैंक्शन किए गए, तब जा करके आज जो है धरातल पर दिख पा रहे हैं। तो आपने सड़कों से याद करवाया तो मुझे कंपनी गार्डन का ये जो ट्रैक है याद आ गया। विडंबना क्या है ना कि केंद्र सरकार से फंड नहीं आता। ट्रैक हमको याद आ गया, ये ट्रैक जो अभी हम लोग जिस पे चल के आए हैं जी, ये ट्रैक अखिलेश यादव ने बनवाया था, और आज स्थिति ये है कि ये पूरी तरह से बिगड़ चुका है। उसके बाद इसकी रिपेयरिंग नहीं हुई। हम इसको वीडियो में जरूर दिखाएंगे। ये कंपनी गार्डन है, जैसा आप जानती है चंद्रशेखर आजाद इसी पार्क में आके शहीद हुए थे, और ये सुहानी शाम जिसपे आप मैं बात कर रहा हूँ, 2027 में एक बात, तो 2027 में आप ये जा रही हैं या देख रही हैं कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे जी, योगी आदित्यनाथ का क्या होगा? प्रधानमंत्री बनेंगे वो? अब तो योगी ये तो अच्छा 2027 में नहीं, 27 के बाद 29 में चुनाव होंगे। नहीं, 29 में ना, 29 में नहीं बन रहे हैं। ये देखिए इतना जो है, आपको क्या लगता है 29 में ये ऐसा होगा ना, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टाइप की चीज़ है। आपको लग रहा हो कि उस तक मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, लेकिन नहीं, ये फैक्ट है कि 29 में भाजपा ना तो बैसाखी पे, ना तो स्ट्रेचर पे, ना ही वेंटिलेटर पे किसी भी प्रकार से सरकार नहीं बना रही है। और अभी मुझे लगा कि आप ये कहना चाह रहे हैं उनके यहाँ संविधान है, प्रधानमंत्री हटते हैं, उसके बाद में बनते हैं, तो पर उसमें भी तो वो चल रहा है ना, एजेंडा चल रहा है उनके यहाँ पे कि इनको डिफेम करके दिखाया जाए कि सीटें हारे और वहाँ पे अमित शाह को बनाया जाए। तो आपको क्या लगता है भाजपा के अंदर भी कुछ खेल हो रहा है आपस में ही, योगी आदित्यनाथ का गुट और अमित शाह का गुट? हाँ बिल्कुल, हम तो कहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य इधर, हाँ तो ये तो ऑटो रिक्शा है, आगे जो है योगी आदित्यनाथ जी है, पीछे पाठक जी और केशव प्रसाद मौर्य जी, इनका तालमेल बन नहीं रहा है, वो अपना अलग चाहते हैं। हर कोई तो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं इनके यहाँ पे। इसमें नुकसान जनता का हो रहा है अल्टीमेटली जो है। मुझे लगता है उसे भी मैं तो काफी सालों बाद आ रही हूँ, मुझे ध्यान भी नहीं कि मैं लास्ट यहाँ पे कब आई थी कंपनी गार्डन में, लेकिन तब हम लोग आते थे क्योंकि बहुत खूबसूरत लगता था, इसलिए आया करते थे। अब समय भी नहीं रहता और ये। तो ये बताइए, केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच मतभेद है, सब जानते हैं, और अमित शाह की जो लॉबी है वो केशव प्रसाद मौर्य को सपोर्ट करती है, भी लोग जानते हैं जी। और केशव प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव परिवार की सेवा कर रहे हैं, गांधी परिवार की सेवा कर रहे हैं, इस पर क्या स्टैंड है आपका? अब वो कह रहे हैं कि गांधी परिवार की सेवा कर रहे हैं, कौन कह रहे हैं? केशव प्रसाद मौर्य? हाँ, अखिलेश यादव के बारे में केशव प्रसाद मौर्य जी कई बार उन्होंने ट्वीट किया है। मुझे पता है, पर कह कौन रहा है ये तो देखिए। जिसको कुर्सी नहीं मिल रही है, जिसको सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री इसलिए बनाया जा रहा है, मतलब आप हार क्या रहे हो? अपनी सीट हारते हो, पूरा का पूरा जिला हार जाते हो, एक विधायक बना करके नहीं ले जाते, दूसरों के रहमो करम पे जी रहे हो, राजनीति में कह लिया जाए। और आप कह रहे हैं कि जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है कहा, मतलब मैं बोल कौन रहा है, ये मैं बोल रही हूँ ना कि ये उनको तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। पहले वो अपने समाज खुद को स्थापित कर ले, चले जाए वहां पे जो है भाजपा। आप खुद बताइए कि 2017 में चुनाव था तो ये थे प्रभारी उत्तर प्रदेश के, इन्होंने पूरा मेहनत किया, ठीक है, लग भी रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य जी बनेंगे मुख्यमंत्री। जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई थी
तो उनको उठा के फेंक दे बाहर, भाई साहब चलो आप, अब मुख्यमंत्री हमारा बनेगा, अब आपका हो गया, आपने उत्तर प्रदेश देख लिया, संभाल लिया, आपने जोड़ लिया जो है मौर्य समाज के लोगों को और हो गया, अब सरकार बन गई हुई है, अब चलिए साइड हो जाइए। डिप्टी सीएम का पद दे दिया, और अभी भी आपको पता है कि डिप्टी सीएम का पद ये लोग बस इसलिए दे रखे हैं ताकि जो है कम से कम जो उनके समाज के लोग हैं वो नाराज ना हो जाए कि नहीं इनको पहले 2017 में इस्तेमाल किया, खुद इस्तेमाल हुए जा रहे हैं, पता नहीं क्यों लगे हुए हैं, समझ ही नहीं आता हमें कि ऊपर से बयानबाजी भी कर लेते हैं। जब जब जो है उनके साथ में दास्ती की जाती है ना, तो उसको होता नहीं कि ढकने के लिए कि मेरे साथ जाती हुई है ये, अब ये चर्चा में आ रहा है, इससे बेहतर है कि मैं जो है अपोजिशन को ही कुछ कह देता हूँ, मुझे लगता है डिफेंसिव मैकेनिज्म है। सवाल है, योगी जी कहते हैं कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, उल्टा बोल रहा हूँ मैं, और राहुल गांधी और अखिलेश यादव जाति जनगणना की बात करते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं। राहुल गांधी अखिलेश यादव ये कहते हैं कि भाजपा जो है सांप्रदायिक राजनीति करती है, और भाजपा के लोग कहते हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव जाति की राजनीति करते हैं। देखिए आप क्या कहती हैं इस पे? मैं पहले बटोगे और कटोगे बात कर लेते हैं, तो आपको भी पता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट कहता है कि अगर जो है मतलब कोई संवैधानिक पद पे है वो कोई ऐसा बयान नहीं दे सकता जिससे जैसे कि किसी एक कम्युनिटी या रिलीजन के लोगों को लगे कि वो इन्फीरियर है। जब आप अपने कहते हैं ना कि अपने हिंदू को यूनाइट करने के लिए, आप नहीं कह सकते हो, एक बार शंकराचार्य कह सकता है, एक बार मौलाना कह सकता है, पर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, प्रधानमंत्री भारत देश वो नहीं कह सकता, क्योंकि उसको सबको लेकर के चलना है, वो किसी को भी नेग्लेक्ट इंटरफेरेंस का फीलिंग भी नहीं दे सकता है। हाँ, तो ये आप गलत कहते हो, पहली बात तो ये संवैधानिक गलत कर रहे हो, और मैंने बता दिया गलत है इनका। आपने कहा जातिगत जनगणना की जो नहीं, आर्टिकल 14 के भी खिलाफ है। आर्टिकल 14 भारतीय संविधान का समानता का अधिकार जो की बात करता है, जो सॉवरेन की आर्टिकल 19 के भी खिलाफ है, जो मौलिक अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता और आजादी की बात करता है। एक्सप्रेशन में भी बाउंड्रीज है। और प्रेस बोले तो मुझे ध्यान है कि आपको पता होगा कि जो 2014 में जब इनकी सरकार बनी थी तो इन्होंने बोला था कि जो प्रेस वाले हैं उन सबको पीजीआई में इलाज जो है मुफ्त मिलेगा। प्रेस की हालत तो आप अभी आप चले जाइए, वो पीजीआई चले जाइए, मतलब अभी के बात करूं मैं, 2014 के बाद ही, साल भर बाद ही अगर पीजीआई चले जाए तो वो पत्रकारों को कहा जा रहा था कि जो है भाई सरकार से पैसे नहीं आए कि पंजरे में बंद किया जा रहा है, हम आपको जो है हम आपको कहाँ से जो है इलाज देंगे। अभी जातिगत जनगणना पे आ जाते हैं। तो जातिगत जनगणना आपको पता होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेस की आपने बात की तो मैं एक बात यहाँ जोड़ दूंगा कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स एक होता है। हाँ, उसमें कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो 132वीं पोजीशन थी, और आज 161वीं, पिछले साल, इस साल 159वीं, जबकि इस बार 3 देश घट गए थे। तो हमारी कंडीशन सबसे बुरे देश में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को हम बीट कर रहे हैं। हाँ, फिर आप बोलिए। तो ये तो जाति जनगणना बात करते हैं। तो जाति जनगणना जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहा हुआ है कि जातिगत जनगणना कराई जा सकती है अगर वो एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड लोग रहे, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए हो। और आपको ये पता होगा, जनरली सब लोग कहते हैं कि स्टेट खुद क्यों नहीं करा रहा था, तो 2010 में केरला ने कराया था। उसके बाद 2012 में, क्योंकि जो उस टाइम पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, कांग्रेस ने डाली दाखिल उसके खिलाफ अगेंस्ट गए, तो यूनियन ऑफ जो है आपका गवर्नमेंट और स्टेट ऑफ का जो रिजल्ट आया सुप्रीम कोर्ट का, वो ये आया कि जातिगत जनगणना कराने की सोल राइट सिर्फ और सिर्फ केंद्र के पास है, और वो कराने का कोई मतलब नहीं है ना, आप करा लीजिए, उसका कोई फायदा नहीं है। आप उसका ये रिसोर्सेज का जो कह सकते हैं बर्बादी मैं कहूंगी, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कराना है, उसका कुछ परिणाम भी निकलना चाहिए। तो जातिगत जनगणना इसलिए होनी चाहिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको पता है कि यहाँ पे इस जाति के लोग जो है 50 हैं, ठीक है, आपको पता हो कि यहाँ के जो एसटी हैं उत्तर प्रदेश के ना, वो स्कूल नहीं जाते हैं, बड़ी संख्या है ऐसी, नहीं जाते हैं, एसटी स्कूल जाते ही नहीं है। बड़ी संख्या की बात नहीं करूं मैं, यहाँ के जो मुसहर है, रियल जो एसटी है, बाकी जितने भी एसटी सीटों पे है वो सारे के सारे जो है, मैं मुसहर की बात कर रहा हूँ, और कुछ एसटी भी है जो कोल वगैरह जो थोड़ा बहुत स्कूलिंग जाते हैं। तो आपको पता तो चलना चाहिए ना कि अगर इनकी संख्या 50 है और एक भी स्कूल नहीं आ रहा, तो इनको स्कूल लाने की आवश्यकता है, इसलिए जातिगत जनगणना की जरूरी है। वरना आपको पता है जातिगत जनगणना के आधार पर तो लोग कह रहे हैं 50% का कैप तोड़ के और आरक्षण बढ़ा दिया जाएगा। राहुल गांधी तो बार बार इस बात को कहते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल ढांचा है उसमें बहुत बदलाव तो ना, तो वो बना ही ऐसा है। जब 75 के बाद में आपको भी पता होगा कि 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी, और उसके बाद में जब 45th उसका अमेंडमेंट हुआ, नहीं 45th अमेंडमेंट जब रिवर्स बैक किया गया था, हाँ 75 में जो था, जो 45th हुआ था रिवर्स बैक किया गया सारे, हाँ, तो जब रिवर्स बैक किया गया था तो उसमें ये सारी चीजें ऐड की गई कि जो है मूल ढांचा है अगर संविधान का, तो उसमें अगर बदलाव करना हो तो बहुत
परेशानी आएगी, बहुत मुश्किल आएगी। वो वही जो आप ये लोग नारा लगा रहे थे ना भाजपा वाले, जो लल्लू सिंह जैसा समझा रहे थे कि अगर हमको इतनी सीटें मिलती है तो वही, हाँ वही उसी के हिसाब से। उसके अलावा जो है मुझे नहीं लगता कि जो मूलभूत ढांचा है उसमें कोई बदलाव कांग्रेस या कोई भी इंडिया अलायंस सरकार कोई भी करने जा रही है। हम सिर्फ इतनी सी बात है कि जितने लोग अधिकारी है हक के, उनको हक तो मिलना चाहिए, ये मैं एग्री करती हूँ। ठीक है, आदमी को मैं कई बार डिबेट करती हूँ, आदमी मुझे बता रहा था कि आप ब्राह्मण हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं जब से पैदा हूँ, जब से मैं जानती हूँ जाति को, तब से मैं जानती हूँ, तो मुझे नहीं बताया जाए, पर मुझे ये लगता है कि जिसको हक की जरूरत है, जिसको अधिकार की जरूरत है, उसको मिलना तो चाहिए ही चाहिए। और इसमें जातिगत जनगणना अगर संविधान के अकॉर्डिंग से गलत क्या है, कराए सरकार। तो आधिकारिक तौर पर कांग्रेस और सपा का गठबंधन बरकरार है? बिल्कुल 29 तक रहेगा बरकरार? बिल्कुल, जब तक जो है हमारे मुद्दे सेम रहेंगे तब तक ये बरकरार रहेगा। अगर अब वो जो है कोई मुद्दे हमारे ऐसे हो रहे हैं, हम कह रहे नहीं इसका विरोध करें, हालांकि देखा जाए अग्निवीर का विरोध तो नीतीश जी ने भी किया, लेकिन उसके बाद भी चले गए, तो कल को हो सकता है वो आए हमारे साथ में। अगर ये भी बैकफुट पर गई हुई सरकार की नहीं हम देखेंगे करेंगे, तो अगर पुनः विचार नहीं होता तो मुझे लगता है कि जिनके मुद्दे हमसे मैच करते हैं वो हमारे साथ आए। हो सकता है कांग्रेस के मुद्दे उनसे मैच करने लगे तो हम कांग्रेस से अलग हो जाए, पर अभी फिलहाल के लिए मुझे नहीं दिखता ऐसा। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जनता का मुद्दा या फिर आपका मिलना? जनता का मुद्दा। जनता के मुद्दे के आधार पे एक होना है कि मतलब कि अपने हित के आधार पे? हम जनता के मुद्दे के आधार पे तो एक है, वरना हम क्या हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ सकते थे? आपको लगता है क्या कि हम हरियाणा में चुनाव लड़ने लायक नहीं थे? या फिर आपको लगता है कि जो हम यहाँ पे चुनाव लड़ रहे थे और हम पूरे जो है 80 सीटों पे लड़ते तो क्या हम सीटें और नहीं ले आ पाते क्या? जो हमने 17 सीटें कांग्रेस को दी, एक सीटें आपको भी पता है कि हमने टीएमसी को दी थी भदोही की। हाँ, तो आपको क्या लगता, हाँ आपको क्या लगता है कि ये सीटें क्या हम नहीं निकाल पाते? हम निकाल पाते, लेकिन हमारे लिए जरूरी है कि जनहित में अब हम जो है वहाँ पे सदन में खड़े होकर के आपको विपक्ष दिखता है, वरना अलायंस फॉर पीपुल अलायंस। बिल्कुल, क्योंकि जब लेटरल एंट्री पिछली बार हुई थी तब तो हो गई, तब तो बैकफुट पे नहीं आए। इस बार जब लेटरल एंट्री करना होगा 43 सीटों पे, पहली बार 35 240 सीटें होंगी। हाँ, तो नहीं बैकफुट पे चले गए ना। तो जो चीज आज गलत है आप बैकफुट पर जा रहे हो, तो वो चीजें कल भी गलत थी, लेकिन आपने किया क्योंकि आपको हमारी जरूरत ही नहीं थी, आपको विपक्ष की शब्दों की कोई जरूरत ही नहीं थी, नेता प्रतिपक्ष ही नहीं था। अब तो जाकर के एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, उसके पहले तो लीडर ऑफ अपोजिशन की सीट खाली पड़ी हुई थी। तो ये पीपल्स के लिए ही अलायंस है, और अगर पीपल्स के जो है मुद्दे नहीं मैच करेंगे तो अलायंस भी नहीं रहेगा। तो ये थी समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी, और हम लोगों ने उत्तर प्रदेश उपचुनाव की बात की, अन्य कई मुद्दों की बात की। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हम लोग फिर विदा लेते हैं। थैंक यू पूजा जी। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।